नमस्कार स्टूडेंट्स। प्रकाश संश्लेषण के प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रकाश संश्लेषण के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि प्रकाश संश्लेषण की अलग अलग डेफिनेशन क्या है। आज हम इस टॉपिक के अंदर ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि CO2, जल, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन चारों कंपोनेंट्स, चारों घटकों के बारे में किस वैज्ञानिक के बारे में क्या कहा था। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक वैज्ञानिक था स्टीफन हेल्स, जिसे फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि पादप, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इन्होंने CO2 और सूर्य के प्रकाश की उपयोगिता के बारे में समझाया कि पादपों को प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, साथ साथ सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट आता है जोसेफ प्रिस्टले। बहुत अच्छा इन वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई थी। इन्होंने ये बताया था कि प्रकाश संश्लेषण, हरे पादपों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसके दौरान हरे पादप वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। मतलब इन्होंने बताया था कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अशुद्ध वायु अर्थात CO2 को ग्रहण करते हैं और उसे शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं, और यही ऑक्सीजन पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीवों के श्वसन में काम आती है। इन्होंने इस बिंदु को एक प्रयोग के द्वारा समझाया था और वो है चूहे और पुदीना का प्रयोग। इन्होंने क्या देखा कि एक बेलजार जो चारों तरफ से बंद है, उस बेलजार के अंदर इन्होंने क्या रखा, चूहे को रखा। सपोज ये एक बेलजार था, इस बेलजार के अंदर इन्होंने किसको रखा, चूहे को रखा। तो देखा कि जब चूहा श्वसन क्रिया करेगा तो क्या निकालेगा, CO2। इस CO2 के कारण अंदर का वायुमंडल क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, जिसके कारण इस चूहे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि चूहे के स्थान पर इन्होंने अब की बार एक जलती हुई मोमबत्ती रखी। अपने प्रयोग के अंदर इन्होंने एक जलती हुई मोमबत्ती को रखा। ठीक है, कुछ समय बाद देखा कि मोमबत्ती के द्वारा क्या निकलेगी, CO2। इस CO2 के कारण इस चारों ओर का वातावरण क्या दूषित होता है, जिसके कारण मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। इन्होंने अपने इस प्रयोग में क्या देखा, मोमबत्ती या फिर चूहा। इसके साथ साथ इन्होंने एक पेड़ लगा दिया इसके अंदर गमले में रखकर, किसका, पुदीना का। तो इन्होंने क्या देखा कि इस निकलने वाली CO2 को, चूहा हो या फिर मोमबत्ती हो, इसके द्वारा जो CO2 मुक्त होती है, उस CO2 को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन लेगा, पुदीना का पादप। और पुदीना के द्वारा निकलने वाली जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के को या तो चूहा लेगा या फिर मोमबत्ती जलने में काम में लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पुदीना अर्थात हरा पादप, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अशुद्ध वायु अर्थात CO2 को लिया और उसे शुद्ध करके ऑक्सीजन में बदल दी। अतः जोसेफ प्रिस्टले को ही ऑक्सीजन की खोजकर्ता माना जाता है। क्या माना जाता है, ऑक्सीजन की खोजकर्ता। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने समझाया था अपने एक्सपेरिमेंट को बेलजार के माध्यम से, जिसमें चूहे और पुदीना का प्रयोग समझाया था। इसके बाद आता है जॉन इंजनहाउस। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश और हरा वर्णक दोनों की आवश्यकता होती है। हरा वर्णक मतलब क्लोरोफिल, इन दोनों की आवश्यकता होती है। और इन्होंने साथ साथ ये बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें हरे पादप अपना जो भोजन बनाते हैं वो कार्बनिक पदार्थों के रूप में बनाते हैं। शर्करा एक कार्बनिक पदार्थ है जो CO2 और जल के संयोग से बनती है। ठीक है, तो इन्होंने प्रकाश और हरे वर्णक को आवश्यक बताया था और कहा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादप कार्बनिक पदार्थ का निर्माण अर्थात भोज्य पदार्थ का निर्माण
करते हैं। इसके बाद आता है जीन सेनेवियर और सैसुर। इन्होंने क्या बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का उपयोग होता है। CO2 इसके अंदर एक हाइड्रोजन को ग्रहण करने वाला पदार्थ है, जिससे CO2 का अपचयन होगा और CO2 अपचयित होकर किसमें चेंज होगा? भोज्य पदार्थ अर्थात कार्बनिक पदार्थ में। ठीक है, तो जीन सेनेवियर ने यह बताया था, एक तो CO2 की उपयोगिता पर बल दिया कि हरे पादप CO2 अर्थात हाइड्रोजन ग्राही के रूप में CO2 का उपयोग करते हैं। साथ साथ इन्होंने यह बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, उस ऑक्सीजन गैस की जो सांद्रता है वो CO2 की सांद्रता के बराबर होती है। ठीक है, जिसे बाद में गलत साबित कर दिया गया था। तो इनके अनुसार अपन रिएक्शन देख सकते हैं कि C6CO2 प्लस H2O क्या बनेगी? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस करेंगे 6 12 6 प्लस 6 H2O। तो यहां देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 की सांद्रता कितनी है? 6 मोल। तो 6 मोल जब CO2 का उपयोग करेंगे तो मुक्त होने वाली ऑक्सीजन भी की सांद्रता कितनी है? 6 मोल है। तो इन्होंने इस चीज पर बल दिया था कि जितनी मात्रा में CO2 का उपयोग करेंगे हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के दौरान, उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसका मतलब इस बिंदु से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो मुक्त ऑक्सीजन है वो CO2 से होती है, जबकि यह बिल्कुल गलत साबित हुआ। किसने? रूमैन और कॉमन ने। ठीक है, और वॉन नील ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा यह प्रमाणित कर दिया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त जो ऑक्सीजन है वो CO2 से नहीं आती, बल्कि जल के प्रकाशिक अपघटन से होती है। इसलिए बाद में इसको क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट मेयर का। मेयर ने यह बताया था कि पादपों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें इन्होंने सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। मेयर ने यह बताया था कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऊर्जा परिवर्तन की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? ऊर्जा परिवर्तन की क्रिया है। किन्होंने समझाया था? मेयर ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लैकमैन। FM ब्लैकमैन जो है बहुत स्पेशल पॉइंट स्टूडेंट्स ये। ब्लैकमैन एक ऐसा साइंटिस्ट था, इन्होंने ये बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में तो होती ही है, लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति में भी होती है। अर्थात इन्होंने ये बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के 2 स्टेप होते हैं। एक जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिसे प्रकाशिक अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसे इन्होंने ब्लैकमैन अभिक्रिया के नाम से माना गया था। तो इन्होंने ये प्रमाणित किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में भी होती है। साथ साथ इन्होंने ये बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी घटक हैं, इन घटकों की एक निश्चित मात्रा इन्होंने इसमें काम आती है। ठीक है, लेकिन इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की अधिकतम दर उस कारक पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। ऐसे कारक को इन्होंने लिमिटिंग फैक्टर अर्थात सीमाकारी कारक नाम दिया और इस नियम को बोला सीमाकारी कारक का नियम, या इसको नाम दिया गया था ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का नियम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता वॉन नील। वॉन नील ने बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया था और यह बताया था कि उच्च कोटि के पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो क्रिया में मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन CO2 से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि जल के द्वारा मुक्त होती है। किन्होंने बताया था? वॉन नील ने। इसके बाद आता है रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल ने CO2 का एब्सेंट किया। स्टीलेरिया नामक पादप पर पृथक्कृत क्लोरोफिल पर इन्होंने सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशिक अभिक्रिया का अध्ययन किया था। उस प्रकाशिक अभिक्रिया में
CO2 को एब्सेंट किया तो देखा क्लोरोफिल के द्वारा जल का जब प्रकाशिक अपघटन होता है तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अतः इसे हिल अभिक्रिया नाम दिया गया था, जिसे अपन प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान पढ़ेंगे। इसके बाद आता है रोमैन व कॉमन। जैसा कि हमने पहले बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है वो CO2 से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि जल के प्रकाशिक अपघटन से उत्पन्न होती है। तो इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 व जल का जब उपयोग किया, इस जल में इन्होंने ऑक्सीजन जो ली थी वो कौन सी थी? रेडियो समस्थानिक ऑक्सीजन अर्थात O18। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद इन्होंने क्या पाया? देखा कि बनने वाला मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है, जो सेकंड प्रोडक्ट के रूप में मुक्त होती है, वो मुक्त होने वाली ऑक्सीजन रेडियोधर्मी अर्थात रेडियो समस्थानिक के रूप में होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त जो ऑक्सीजन है वो CO2 से न उत्पन्न होकर के जल के द्वारा ही उत्पन्न होती है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आया था केल्विन और वैनसन। ब्लैकमैन ने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में भी होती है। ठीक है, अब इस अप्रकाशिक अभिक्रिया को सबसे पहले केल्विन और वैनसन ने समझाया था और इन्होंने बताया था कि क्लोरेला और सैंडेस्मस नामक जो एक कोशिकीय हरे शैवाल होते हैं, इन शैवालों पर इन्होंने रेडियोधर्मी कार्बन का उपयोग करके उस प्रकाश की अनुपस्थिति में स्थिरीकरण करके देखा और पाया कि अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन वाला बनता है, जिसका नाम है PGA अर्थात फास्फोग्लिसरिक अम्ल। 3 कार्बन वाला बनने के कारण इसे C3 चक्र नाम दिया। ठीक है, या इसको केल्विन वैनसन चक्र नाम दिया गया था। इसके बाद आता है हैच व स्लैक। इन्होंने ये बताया था कि अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान गन्ने के पादपों की पत्तियों पर रेडियोधर्मी कार्बन युक्त ऑक्सीजन व CO2, तो रेडियोधर्मी कार्बन युक्त CO2 का उपयोग कर इन्होंने देखा कि अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन वाला नहीं बनता है, बल्कि 4 कार्बन वाला बनता है। 4 कार्बन वाले का नाम है OAA मीन्स ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसलिए इन्होंने इस चक्र का नाम रखा था C4 चक्र। ठीक है, तो इस तरीका से समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकाश संश्लेषण को समझाने के लिए अपने अपने मत दिए थे। ठीक है, अब इसके बाद ये आपको समझ में आया होगा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि से संबंधित होगा। ठीक है।